किसी भी मुल्क के सरहदी और साहिली इलाके बड़े अहम होते हैं। दुश्मन इन्हीं रास्तों से मुल्क के अंदर चोरी छुपे घुस आते हैं। ऐसे इलाकों में कोई अजनबी या मशकूक शख्स नजर आए तो उसे फौरन गिरफ्तार करके उसकी असलियत मालूम की जाती है। असलियत मालूम होने पर वो सजा का मुस्तहिक होता है या फिर रिश्वत लेकर आंखें बंद कर ली जाती हैं ताकि ये न देख सकें कि वो मुल्क के अंदर कहाँ तखरीबी सरगर्मियों के लिए गया है। वो एक कद्दावर जवान था, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर सेहतमंद। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कशिश थी। उसे एक बार देखने वाले बार बार देखते रह जाते। वो कहीं भी जाता तो लाखों अफराद की भीड़ में नुमाया नजर आता। उसके पास एक बड़े साइज की भारी भरकम मोटरसाइकिल थी। उस मोटरसाइकिल के पहिए और फौलादी पार्ट्स उसके हौसलों की तरह मजबूत और नाकाबिले शिकस्त थे। उस पर और उसकी गाड़ी पर किसी मौसम का और किसी रुकावट का असर नहीं होता था। वो तमाम रुकावटों को तोड़कर गुजर जाता था। वो कराची में रहता था और अपनी मोटरसाइकिल पर वहां से 120 किलोमीटर दूर एक साहिली इलाके राफू गोठ जाया करता था। इस गोठ में पहले 70 या 80 माही गिरों की झुग्गियां थीं। फिर वहां गोरी नस्ल के लोग आने लगे। झुग्गियों के मुकाबले में खूबसूरत डिजाइन के कॉटेज बनने लगे। फिर वहां अमरीकी कंपनी हॉपवेल होल्डिंग लिमिटेड का एक ज़ेली दफ्तर कायम हो गया। इस कंपनी के ज़ेली इदारे का नाम सीपा था, CEPA। सीपा का मुकम्मल नाम कंसोलिडेटेड शेड इलेक्ट्रिक पावर एशिया था। यानी पूरे एशिया में पाकिस्तान के इस साहिली इलाके राफू गोठ की कितनी सियासी और फौजी अहमियत होगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। सारी दुनिया पर हुकूमत करने का अज़्म रखने वाला अमरीका भी वहां बराह रास्त नहीं आया था। उसने बरतानिया की अमलदारी में रहने वाले इदारे सीपा को वहां पहुंचाया था। सीपा की वसी और अरीज दफ्तरी इमारत के अहाते में चारों तरफ ऊंचाई तक तार कांटे लगे हुए थे। इन तार कांटों से गुजरकर अहाते के अंदर पहुंचना दुश्वार था। फिर वहां से दफ्तरी इमारत में दाखिल होना और ज्यादा दुश्वार था, क्योंकि हर दरवाजे पर खुदकार अलार्म लगे हुए थे। किसी भी दरवाजे की चौखट से गुजरते ही खतरे की घंटियां बजने लगती। वो अपनी मोटरसाइकिल पर उधर से गुजरने लगा तो पुलिस की गाड़ी ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने पूछा, क्या बात है? इंस्पेक्टर ने कहा, बात थाने में होगी, हमारी गाड़ी के साथ चले आओ। वो तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिल ड्राइव करता हुआ उनसे बहुत आगे निकलता चला गया। इंस्पेक्टर ने चीख कर कहा, रुक जाओ, तुम फरार नहीं हो सकते, पकड़े जाओगे। इंस्पेक्टर चीखता रह गया। वो आगे जाकर नजरों से ओझल हो गया। इंस्पेक्टर ने झुंझुलाकर सिपाही ड्राइवर से कहा, ये हमारी पेट्रोलिंग वैन है और तुम इसे बैलगाड़ी की तरह चला रहे हो। सिपाही ड्राइवर ने कहा, जनाब आली, पता नहीं उसकी मोटरसाइकिल में कितने हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है। हमने परसों भी देखा था, वो तूफानी रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाता है। आप समझ सकते हैं हमारी वैन कितने पुराने मॉडल की है। इंस्पेक्टर बोला, ओए ज्यादा बकवास न कर, थाने चल। जब वो थाने पहुंचे तो बरामदे के सामने मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी और वो अंदर मेज की एक तरफ कुर्सी पर बैठा हुआ था। इंस्पेक्टर ने उसे गुस्से से देखकर कहा, हमने तुमसे कहा था हमारी गाड़ी के साथ थाने चलो। वो बोला, ये जरूरी नहीं कि मैं तुम्हारी गाड़ी के साथ चलता, मुझे थाने पहुंचना था, पहुंच गया हूं। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? वो बोला, तुमने यहाँ बुलाया है। इंस्पेक्टर ने कहा, मैं थाने की बात नहीं कर रहा, इस इलाके की बात कर रहा हूँ। तुम परसों भी इस इलाके में देखे गए हो और सुना है इससे पहले भी यहाँ आए थे। वो बोला, मैं आता रहता हूँ, ये पाकिस्तानी इलाका है और मैं पाकिस्तानी हूँ, किसी इजाजत नामे के बगैर आ सकता हूँ। इंस्पेक्टर ने पूछा, मगर आते क्यों हो? वो बोला, इसलिए कि यहाँ कहीं ममनुआ इलाके का बोर्ड नहीं लगा हुआ। इंस्पेक्टर बोला, मगर हम पुलिस वाले हैं, तुम्हें यहाँ आने से रोक सकते हैं। वो बोला, मैं कानून की किताबें पढ़ चुका हूँ और तुम्हें पढ़ा सकता हूँ कि मुझे रोकने के लिए अपने ऊपर वालों से इजाजतनामा हासिल करना होगा और रोकने की माकूल वजूहात पेश करनी होगी। इंस्पेक्टर बोला, ये तुमने क्या तुम लगा रखी है? मैं यहाँ का अफसर हूँ, मुझे आपसे मुखातिब करके इखलाकी तकाजा पूरा करो। वो बोला, मैं पाकिस्तान का एक आला तालीम याफ्ता मुअज़्ज़िज़ शहरी हूँ, पहले तुम मुझे आपसे मुखातिब करके इखलाकी तकाजा पूरा करो। वो उसे घूर कर देखने और सोचने लगा। ये जिस तरह कड़क कर बोल रहा है, इससे जाहिर होता है किसी बड़े ओहदेदार का बेटा या कोई रिश्तेदार है। वो जरा नर्म पड़ गया। बोला, तुम्हारा नाम? मेरा मतलब है आपका नाम, कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं? उसने अपना शनाख्ती कार्ड निकाल कर उसे देते हुए कहा, इसमें मेरा नाम और तारीख पैदाइश लिखी हुई है। इंस्पेक्टर ने शनाख्ती कार्ड पढ़कर हैरानी से पूछा, ये कैसा नाम है? यहाँ नाम की जगह वहाब हुमायूं उर्फ वो लिखा हुआ है। जवान बोला, वो मेरा नाम नहीं, उर्फियत है। इंस्पेक्टर ने घूर कर कहा, तुम बकवास कर रहे हो। वो बोला, तुम नहीं, आप।
वरना मैं भी जवाबन तुम कहूंगा। उसने गुस्से से उसे देखा, फिर कहा, आप मुझे सच बताएं, इस इलाके में क्यों आते हैं? वो बोला, कराची के साहिल समंदर पर मुसलमान औरतें पूरे लिबास में तफरीह के लिए आती हैं और यहाँ साहिल पर गोरी गोरी अंग्रेज औरतें मुख्तसर तरीन लिबास में जलवे दिखाती हैं। खुर्दबीन से देखना पड़ता है कि उनके बदन पर लिबास है भी या नहीं। इंस्पेक्टर जबरन मुस्कुराया, समझ गया कि वो धौंस में नहीं आएगा। उसने हंसते हुए कहा, आप बड़े जिंदा दिल हैं, मुझे अपना दोस्त समझें, लेकिन मुलाजिमत ऐसी है कि ज़ाब्ते की कार्रवाई करनी पड़ती है। प्लीज अब संजीदगी से बताएं कि आप क्या करते हैं। वो बोला, देखें, आपने दोस्त कहा है तो फिर आप मेरे दोस्त बनकर रहेंगे और मेरा राज किसी को नहीं बताएंगे। इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया, फिर बोला, बिल्कुल अपना समझ कर बोलें, अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो मैं संभाल लूंगा। वो बोला, दरअसल मैं इस गोठ में 1 घंटे या 2 घंटे रहता हूँ, उसके बाद यहाँ से आगे 7 किलोमीटर पर केटी बंदर है। वो छोटा सा शहर पहले बड़ा वीरान था, अब अंग्रेजों के साथ उनकी हसीन औरतें भी आ गई हैं और उसके आने से तो शहर में बड़ी रौनक आ गई है। इंस्पेक्टर ने पूछा, किसके आने से? वो बोला, मारिया जॉन के आने से दिल में गुदगुदी होने लगी है। इंस्पेक्टर ने पूछा, मारिया जॉन यानी कि सर हैरल्ड जॉन की बेटी की बात कर रहे हो? वो बोला, हाँ, बहुत खूबसूरत है, सीधी दिल में उतर गई। इंस्पेक्टर बोला, क्या दिमाग चल गया है? पता है सर हैरल्ड जॉन कितनी बड़ी ब्रिटिश कंपनी के डायरेक्टर जनरल हैं? हमारे मुल्क की बड़ी बड़ी शख्सियात उनके सामने हाथ बांध कर खड़ी रहती हैं। वो बोला, ना मुझे उसके सामने जाना है और ना हाथ बांध कर सर झुकाना है, मुझे तो उसकी बेटी से दिल लगाकर ये साबित करना है कि मैं हीर का वारिस शाह सानी हूँ। इंस्पेक्टर बोला, खामखा वक्त जाया न करो, तुम यहाँ आने के सिलसिले में कोई राज की बात कहने वाले थे। वो बोला, तुम नहीं, आप। इंस्पेक्टर मेज पर हाथ मारकर बोला, जहन्नम में गया तुम और आप, वो राज क्या है? वो बोला, यही तो राज है कि किस तरह जोड़े आसमानों पर बनते हैं। मुझसे जोड़ बनाने के लिए मारिया 7 समंदर पार से यहाँ आई है। उसने गुस्से से दोनों मुट्ठियां भींच कर कहा, शट अप, तुम खुद को समझते क्या हो? वो तुम्हारे आगे घास भी नहीं डालेगी। वो बोला, उसे पता है कि मैं घास नहीं खाता। इंस्पेक्टर ने कहा, उसके सिक्योरिटी गार्ड्स तुम्हें गोली मार देंगे। वो बोला, मैं अभी वहां जाने वाला हूं, तुम साथ चलकर देख लो, मुझे कोई गोली नहीं मारेगा। इंस्पेक्टर ने कहा, मैं जरूर चलूंगा, ये समझ लो कि आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, वहां से वापस नहीं आ सकोगे, तुम्हारी लाश का भी पता नहीं चलेगा। नौजवान बोला, कानून के मुहाफिज होकर कह रहे हो कि मेरे मुल्क की जमीन पर गैर मुल्की आकर मुझे गोली मार देंगे, मेरी लाश कहीं फेंक देंगे और तुम तमाशा देखते रहोगे। इंस्पेक्टर ने कुर्सी से उठकर कहा, ज्यादा बातें मत बनाओ, अभी मेरे साथ केटी बंदर चलो, तुम्हारी मोटरसाइकिल थाने में रहेगी। वो बोला, ये ठीक है, यहाँ हिफाजत से रहेगी। पहले मैं इसे एक झुग्गी वाले के पास छोड़कर कश्ती के जरिए केटी बंदर जाया करता था। इंस्पेक्टर ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसके साथ चलें। वो सब फिर वैन में आकर बैठ गए। राफू गोठ और केटी बंदर के दरमियान समंदर की खाड़ी थी, गहरा पानी था, कश्ती के जरिए सफर किया जाता था। वहाँ बड़े साइज की कश्ती को होड़ा कहा जाता है। सफर के दौरान में इंस्पेक्टर खामोश रहा और ये प्लानिंग करता रहा कि केटी बंदर पहुंचकर इस पुरस्कार नौजवान को सर हैरल्ड जॉन के बंगले में ले जाएगा और उसे बताएगा कि ये पाकिस्तानी जवान यहाँ जासूसी करने आया है और अपने मकसद में कामयाब होने के लिए साहब बहादुर की बेटी मारिया पर डोरे डाल रहा है। वो कश्ती के किनारे खामोश खड़े थे। अब से पहले 3 बार केटी बंदर जा चुका था। 2 बार साहिल पर मारिया से सामना हुआ था। अगरचे वो हसीन थी, जवान थी, लेकिन वो औरतों से दूर रहने का आदी था। वैसे खुद उसकी शख्सियत इतनी पुरकशिश थी कि मारिया उसे देखते ही उस पर मर मिटी। उसने पहले दिन मारिया को नजरअंदाज किया। बाद में पता चला कि वो सीपा यानी कंसोलिडेटेड शेयर्ड इलेक्ट्रिक पावर एशिया लिमिटेड के डायरेक्टर जनरल सर हैरल्ड जॉन की बेटी मारिया है। उसके जरिए वो सीपा के अंदरूनी खुफिया मामलात तक पहुंच सकता था। एक मर्तबा उसे मारिया की मदद करने का मौका भी मिल चुका था। नामालूम वो किस तरह पानी में गिर गई थी तो उसने मारिया को पानी से निकाला था। वो तीसरी बार केटी बंदर गया तो मारिया ने खुद उसे मुखातिब किया और दोस्ती की इब्तिदा करने के लिए साहिली रेस्तरां में उसके साथ ठंडा मशरूब भी पिया और उससे बातें करते रहने के बहाने बहुत देर तक उसके साथ रही। फिर उससे रुखसत होते हुए पूछा, कल मिलोगे? वो बोला, मैं कराची जा रहा हूँ, परसों आऊंगा। मारिया ने पूछा, तुम इतनी दूर से आते हो, क्या यहाँ कोई कारोबार है? वो बोला, मैं तफरीह के लिए आता हूँ, सोचा था आइंदा नहीं आऊंगा, लेकिन तुमसे मिलकर इरादा बदल गया, मैं परसों फिर आऊंगा। मारिया ने मुस्कुराकर पूछा, क्या मेरी खातिर आओगे? वो बोला, हाँ, तुमसे मिलकर ये साहिल, ये समंदर और ये आसमान सब कुछ बदल गया है। ये दुनिया ऐसी रंगीन नजर आ रही है जैसे पहले मैं ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में रहा करता था। वो खुश होकर बोली, तुम बहुत अच्छी बातें करते हो। मैंने तुम्हें अब तक ये नहीं बताया
बताया कि मैं कितने बड़े बाप की बेटी हूँ। तुम पहले मकामी जवान हो जिससे करीब होकर बातें कर रही हूँ। वो बोला, ताज्जुब है, तुम पाकिस्तान में हो और यहाँ के मकामी लोगों से दूर रहती हो। वो बोली, यहाँ के मकामी लोग गैर मुल्कियों को और खास तौर पर हम गोरों को पसंद नहीं करते। जवान बोला, जाहिर है किसी की जमीन पर जाकर घर और दफ्तर बना कर रहा जाए तो वो किसी भी अजनबी को पसंद नहीं करेंगे। अगर हम तुम्हारे मुल्क में जाकर ऐसा करें तो तुम लोग भी हमें कभी बर्दाश्त नहीं करोगे। वो बोली, हाँ ये कुदरती बात है। वैसे यहाँ के मकामी बाशिंदे हमें नापसंद करने के बावजूद हमारे ताबेदार हैं। इस मुल्क के कानून के मुहाफिज हमारे मुहाफिज बनकर रहते हैं। वो बोला, हाँ अगर पुलिस और इंतजामिया को खरीद लिया जाए तो आधा मुल्क अपने कब्जे में आ जाता है। मारिया बोली, तुम्हारे लहजे में तंज है, क्या हमारी मौजूदगी तुम्हें भी नापसंद है? वो बोला, यहाँ के मकामी लोग तालीम से महरूम हैं और बाहर की दुनियावी सियासत को नहीं समझते, मगर हम तालीम याफ्ता लोग गैर मुल्कियों को अपनी जमीन पर ज्यादा तादाद में देखकर तजस्सुस में मुब्तला हो जाते हैं कि अपना मुल्क छोड़कर यहाँ आने वाले क्यों आए हैं, और वो भी साहिली सरहदी इलाके में। मारिया बोली, मैं समझ गई, तुम जासूसी करने आए हो। वो बोला, मैं जासूस तो नहीं हूँ, लेकिन हर मुहिब्बे वतन को एक जासूस की तरह अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। मारिया बोली, फॉर गॉड सेक, डैडी के सामने ऐसी बातें न करना, उनके शिकारी कुत्ते तुम्हारा गोश्त नोच डालेंगे। वो बोला, यानी ऐसी कोई बात है कि तुम्हारे डैडी मुझसे खतरा महसूस करें जबकि तुम महसूस नहीं कर रही? मारिया बोली, पता नहीं मेरे अंदर क्या हो रहा है, मेरा दिल और दिमाग बेइख्तियार तुम्हारी तरफ खिंचा जा रहा है। मैं तुम्हें जिंदा सलामत देखना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें खतरे का एहसास दिला रही हूँ। प्लीज यहाँ किसी जासूस के अंदाज में न बोलो, न कोई ऐसी हरकत करो कि डैडी के गार्ड्स तुम्हें गोली मार दें या तुम्हारे ही मुल्क की पुलिस यहाँ तुम्हारा दाखिला ममनू कर दे। वो बोला, ताज्जुब है, आज पहली तफसीली मुलाकात में तुम अपने डैडी की पॉलिसी के खिलाफ मेरी सलामती की बातें कर रही हो। मारिया बोली, ये तुम्हारे लिए पहली मुलाकात है, मेरी ये तीसरी मुलाकात है। पहले दिन मैंने तुम्हें दूर ही से देखा था, तुमसे मुतासिर होती रही और दिल को समझाती रही कि मुझे इस मुल्क के तालीम याफ्ता लोगों से दूर रहना चाहिए। मैं दूर तो रही, मगर दूसरी बार तुम्हें देखने के लिए बेचैन रही। तुम 3 दिनों के बाद दिखाई दिए। इन 3 दिनों में पूरी नींद न सो सकी। हर सुबह ऐसा लगता रहा जैसे जागती रही हूँ और तुम्हें सोचती रही हूँ। मैं दूसरी बार तुम्हारे सामने से कई बार गुजरी, अनजान बनकर तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिशें करती रही, लेकिन तुम्हारे रवैये से अंदाजा हुआ कि तुम हुस्न परस्त और हवस परस्त नहीं हो। तुम्हारे किरदार की इस खूबी ने मेरा दिल जीत लिया। हमारी जैसी मगरबी औरतें भी यही चाहती हैं कि जो हमारे जिस्मो जान का मालिक हो वो सिर्फ हमारा ही रहे। लिहाजा मैंने पानी में गिरकर तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की। जवान बोला, तुमने मेरे बारे में बहुत दूर तक सोच लिया, इसलिए मुझसे दोस्ती भी कर ली। अभी तो मैं जा रहा हूँ, परसों आऊंगा। तब तक अपने दिल और दिमाग से पूछती रहो कि सारी उम्र दोस्ती निभा सकोगी। हमारा मुल्क, हमारी कौम, हमारा मजहब और हमारी तहजीब एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। और सबसे ज्यादा तशवीशनाक पहलू ये है कि तुम्हारे डैडी को मेरी हुब्बुल वतनी जहर लगेगी। मारिया बोली, हम डैडी को खबर नहीं होने देंगे और मिलते रहेंगे। वो बोला, सॉरी मारिया, हमारी तहजीब में, हमारे दीन में गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स बनकर रहने की इजाजत नहीं है। अगर तुम शादी के बाद मेरी बीवी बनकर रहोगी तब ही तुम्हें हाथ लगाऊंगा, वरना दूर से तुम्हें देखता रहूंगा। मारिया बोली, तुम मुसलमान ऐसे नहीं होते, तुम इंतहा पसंद मुसलमानों में से हो, तुम तालीम याफ्ता हो, तुम्हें अपने उसूलों में लचक पैदा करनी चाहिए। जवान बोला, हम जिस औरत को अपने घर की इज्जत बना लेते हैं उसे लचकदार नहीं बनाते। मेरा ख्याल है हम बातें करते रहेंगे तो बात बढ़ती रहेगी। फिर मुझे भी वापसी में देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ, परसों आऊंगा। वो उसे सोचता हुआ छोड़कर चला आया था और अब 1 दिन के वक्फे के बाद जा रहा था, लेकिन इस बार वो पुलिस इंस्पेक्टर उसके साथ था और मारिया से मुलाकात होने वाली बात उसके बाप हैरल्ड जॉन तक पहुंचने वाली थी। उसने पलटकर इंस्पेक्टर को देखा। कश्ती घाट से लग रही थी। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ की कश्तियां हमारी इजाजत के बगैर एक घाट से दूसरे घाट नहीं जाती। तुम हमारी मर्जी के खिलाफ यहाँ से वापस नहीं जा सकोगे। फिलहाल तुम पुलिस की हिरासत में हो। वो बोला, मेरी समझ में नहीं आता कि बगैर किसी जुर्म के क्यों मुझसे ऐसा सलूक करना चाहते हो। यहाँ केटी बंदर में ऐसी कौन सी अदालत है जहाँ मुझे लेकर तुम मेरा कोई जुर्म साबित करना और मुझे सजा दिलाना चाहते हो? इंस्पेक्टर बोला, मैं तुम्हें सर हैरल्ड जॉन की अदालत में ले जा रहा हूँ। तुमने मेरे पूछने पर नहीं बताया। उस अदालत में बताना होगा इन इलाकों में क्यों आते हो। वो सिपाहियों के नरगे में कश्ती से उतर कर किनारे पर आया। उसके आगे इंस्पेक्टर था।
उसी वक्त एक खूबसूरत सी महंगी कार आकर रुकी। मारिया दरवाजा खोलकर बाहर आई। इंस्पेक्टर और सिपाहियों ने उसे देखते ही ऐसे सैल्यूट किया जैसे वो उनकी अफसर हो। उसने उन्हें नजरअंदाज किया। आगे बढ़ते हुए वो उसे कहा, मैं सही वक्त पर पहुंची हूँ, उधर कश्ती घाट से लगी और मैं आ गई, आओ हम चलें। इंस्पेक्टर ने परेशान होकर कहा, मिस साहिबा ये कैदी है, हम इसे आपके डैडी के पास ले जा रहे हैं। मारिया ने कहा, इसे कैदी ना कहो, ये मेरा मेहमान है, इसे मैं ले जा रही हूँ। वो मारिया के साथ चलते हुए रुककर इंस्पेक्टर से बोला, हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। इंस्पेक्टर ने उसे गुस्से से देखा। वो मुस्कुराता हुआ मारिया के साथ कार की अगली सीट पर बैठ गया। मारिया कार ड्राइव करते हुए वहां से जाने लगी। उसने पूछा, तुम मुझे कैदी बनाकर कहाँ ले जा रही हो? वो बोली, अच्छा तो तुम खुद को मेरा कैदी समझ रहे हो। उसने कहा, पिछली मुलाकात में तुमने कुछ इस तरह टूट कर मोहब्बत का इजहार किया था कि मैं पहली बार मोहब्बत के बारे में संजीदगी से सोचता रहा और महसूस करता रहा कि तुम बड़े प्यार से मुझे जंजीरें पहना रही हो। वो हंसते हुए बोली, मैं ये सुनकर खुश हो रही हूँ कि मैं तुम्हारे दिल में जगह बनाने लगी हूँ। वैसे एक खुशी की बात यह है कि मैं तुम्हें अपने डैडी से मिलाने जा रही हूँ। वो बोला, ओ गॉड, तुमने इतनी जल्दी अपने डैडी को अपने और मेरे मुताल्लिक बता दिया। मारिया बोली, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया। दरअसल मैं तन्हा तफरी के लिए इस इलाके में जहाँ भी जाती हूँ, डैडी के जासूस छुपकर मेरी निगरानी करते हैं। उन्होंने हमारी पिछली मुलाकात के सिलसिले में डैडी को बता दिया है। जवान बोला, फिर तो तुम्हारे डैडी ने मेरे बारे में बहुत कुछ तुमसे पूछा होगा। मारिया बोली, उन्होंने मामूली सा एतराज किया। पाकिस्तान लाने से पहले उन्होंने मुझे अच्छी तरह समझाया था कि मैं यहाँ किसी भी मकामी मर्द या औरत से दोस्ती नहीं करूंगी। मैंने डैडी से वादा किया था, मुझे क्या मालूम था कि मैं तुम्हें देखकर पागल हो जाऊंगी। जवान बोला, तुमने मेरे बारे में क्या बताया है? वो बोली, सिर्फ इतना कहा है कि तुम एक तालीम याफ्ता और मुहज्जब शख्स हो। मेरे दिल ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारूं, इसलिए परसों तुम्हारे साथ साहिल पर थी। जवान ने कहा, तुम्हारे डैडी ने कुछ तो पूछा होगा कि मैं कौन हूँ और क्या करता हूँ, कराची जैसे बड़े शहर से इन वीरान इलाकों में क्यों आता हूँ? वो बोली, नहीं, उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ नहीं पूछा, सिर्फ इतना कहा है कि आइंदा मुलाकात हो तो मैं तुम्हें अपने साथ बंगले में ले आऊं। वो तुम्हारे साथ चाय पीना चाहते हैं। वो दिल में कहने लगा, बड़े लोगों के साथ जो चाय पी जाती है उसमें जहरीली मिठास होती है। ऐसी चाय पिलाने वाले बज़ाहिर मीठे होते हैं लेकिन पसे पर्दा जहरीले इक़दामात करते हैं। मारिया का बाप यकीनन मेरे मुताल्लिक राजदारी से मालूमात हासिल कर रहा होगा और कुछ मुझसे मिलकर मेरी बातों से बहुत कुछ मालूम करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए